सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से और जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस मीटिंग के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर आलोक गुप्ता है। मैं मेदांता के हॉस्पिटल शहीद पथ लखनऊ में कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर पर। 1 अगस्त हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर लंग कैंसर डे, विश्व लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि लंग कैंसर के बारे में जागरूकता लाई जाए, और इसी उद्देश्य से हम ये मीटिंग आज कर रहे हैं। कल विश्व लंग कैंसर दिवस है। देखिए, शुरुआत के लिए यह बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में इस समय हर साल 1,80,00,000 यानी 1.8 करोड़ लोगों को कैंसर होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में लगभग 11 से 12 लाख लोगों को हर साल कैंसर होता है। वहीं अगर हम इस पूरे कैंसर बर्डन में लंग कैंसर की बात करें, यानी कि फेफड़ों के कैंसर की बात करें, तो फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर पुरुषों में होने वाला विश्व में सबसे कॉमन कैंसर है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर, यह 2 कैंसर सबसे कॉमन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर होता है मुंह और गले का कैंसर, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू ज़्यादा खाया जाता है, चबाने वाला तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अगेन सबसे कॉमन है। लंग कैंसर दूसरे नंबर पर आता है पुरुषों में। तो विश्व में सबसे पहले और भारत में नंबर 2 पे सभी कैंसर्स में लंग कैंसर होता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में हर साल एक अनुमान के हिसाब से, जैसा मैंने बताया, 11 से 12 लाख लोगों को कैंसर होता है, जिसमें से लगभग 70,000 केस लंग कैंसर के आते हैं। और हमारे प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनुमान के हिसाब से लगभग 5 से 7,000 लोगों को लंग कैंसर हर साल होता है हमारे प्रदेश में। लंग कैंसर क्या होता है? देखिए, हमारे फेफड़ों के अंदर नॉर्मल सेल्स होते हैं, जब उनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म्स में म्यूटेशन कहते हैं। जब वह म्यूटेशन होती है, वह सेल में बदलाव आने के कारण वह सेल ज़्यादा अधिक तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और वह एक गांठ का रूप धारण कर लेते हैं। उस गांठ को हम कैंसर बोलते हैं। जब यह शुरुआती होता है तो उसी जगह पे सीमित होता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह एक जगह से दूसरी जगह जाने का उसमें टेंडेंसी होता है, फैलने की टेंडेंसी होती है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर के अंदर ही होता है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। अपने ही सेल्स में कुछ बदलाव आने के कारण जब वह खराब हो जाते हैं, ज़्यादा तेज बढ़ने लगते हैं, तो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। लंग कैंसर होने के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, लक्षण, लंग की बीमारी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कॉमन लक्षण होते हैं, जो लंग कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि लंबे समय तक खांसी रहना, जो दवाई एंटीबायोटिक से ठीक ना होना, सीने में दर्द होना, खांसते खांसते ब्लड का आ जाना, कुछ केसेस में सांस फूलने लगना, जब एडवांस हो जाती है स्टेज, सांस फूलने लगना, या फिर वजन का कम होना, भूख का कम होना, यह सब लक्षण लंग कैंसर के हो सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रहे कि यह लक्षण लंग कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों से भी, जो लंग से रिलेटेड बीमारी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या लंग के क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी होते हैं।
तो यह पता लगाया जाना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि यह लक्षण कैंसर के हैं या किसी और नॉन कैंसर कंडीशन के हैं। कौन लोग ऐसे होते हैं जो लंग कैंसर के लिए जिनका रिस्क ज़्यादा होता है, हाई रिस्क होते हैं। अगर ऐसे लोगों की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इसमें स्मोकिंग का होता है, तंबाकू स्मोक करने का, चाहे वह बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, अनेक प्रकार का तंबाकू का जो सेवन है उससे जुड़ा होता है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80 से 85% तक पूरे विश्व में जो लंग कैंसर होते हैं वह तंबाकू के सेवन से जुड़े होते हैं, स्मोकिंग से जुड़े होते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग लंग कैंसर के लिए। इसके अलावा कुछ और अन्य बीमारियां होती हैं जैसे कि क्रॉनिक लंग डिजीज़ जो होती हैं, उसमें लंबे समय के बाद लंग कैंसर होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो यह तो रिस्क फैक्टर की बात है, बट मोटा मोटा 80 से 85% सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग करने से, धूम्रपान करने से यह होता है। और अगर हम यह धूम्रपान या स्मोकिंग इस समय टोटली बंद कर दी जाए तो लंग कैंसर होने का जो इंसिडेंस है, जो मैंने आपको आंकड़े बताए, उन आंकड़ों को हम 80 से 85% तक कम कर लेंगे। तो यह एक बड़ा नंबर है। अब नेक्स्ट बात की जाए कि लंग कैंसर से जुड़े अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो क्या जांच कराई जानी चाहिए, यह पता करने के लिए कि वह लंग कैंसर के सिम्टम्स हैं या किसी और वजह से ये सिम्टम्स हुए हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो कराई जाती है जब भी सांस फूलती है या लंबी खांसी होती है, ब्लड आता है, वह एक्सरे, छाती का एक्सरे होता है और एक्सरे के बाद सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है। एक्सरे करने से ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ज़्यादा एग्जैक्टली हमें पूरे लंग का आर्किटेक्चर पता चलता है और ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं वह आइडिया लगता है। इसके साथ कुछ अन्य टेस्ट होते हैं जैसे कि पेट सीटी स्कैन होता है, जिससे भी हमें यह पता चलता है कि आपके लंग में अगर कोई गांठ है तो वह गांठ कितनी बड़ी है, किस तरह की है और क्या वह वहाँ से निकल के कहीं और फैली है या नहीं फैली है। तो यह तो इमेजिंग हो गई। लंग कैंसर प्रूव करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। आज की डेट में बायोप्सी करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। बायोप्सी एकमात्र सुई से हो जाती है। जैसे आप ब्लड सैंपल देते हैं तो सुई से ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसी तरह एक सुई यानी कि नीडल के माध्यम से कुछ सेल्स उस गांठ में से लिए जाते हैं और लेबोरेटरी में वो टेस्ट किए जाते हैं, जिससे लंग कैंसर हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो लंग कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार का लंग कैंसर है। यह ध्यान रहे कि लंग कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है। लंग कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज यानी कि एक बीमारियों के समूह का नाम है, जिसमें कई प्रकार का कैंसर होता है। इसमें जो सबसे कॉमन लंग कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो लेस कॉमन होता है वो होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। दोनों ही सिगरेट से जुड़े हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, ओट सेल कार्सिनोमा, अन्य कई प्रकार के कैंसर होते हैं। तो बायोप्सी के माध्यम से न केवल हम कैंसर डायग्नोज कर पाते हैं, बल्कि कैंसर का सब टाइप क्या है, एग्जैक्ट प्रकार क्या है, वह भी हम पता लगा पाते हैं। तो जांचें इस तरह से होती हैं। जांच करने के बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप होता है वह होता है बीमारी को स्टेज करना। जैसे कॉमनली आपने सुना होगा स्टेज 1, 2, 3, 4। तो कौन सी स्टेज की बीमारी है, यह स्टेजिंग करनी अति अनिवार्य होती है ट्रीटमेंट पे जाने से पहले। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है वो मैंने बताया, पेट सीटी स्कैन एक इसमें टेस्ट होता है, और एक ब्रोंकोस्कोपी होती है, ब्रोंकोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। मोटा मोटा अगर जो कैंसर है वह लंग तक यानी कि फेफड़ों तक सीमित है अगर, तो वह पहली या दूसरी स्टेज होता है। अगर वह लंग से निकलकर यहाँ छाती के बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर वह लिम्फ नोड्स में गया है तो वह तीसरी स्टेज हो जाती है। और अगर वह छाती से निकल के किसी और हिस्से में चला गया है या पानी आ गया है छाती के अंदर, जैसे कि अगर लिवर में आ गया है या बोन्स में आ गया है,
तब वह 4th स्टेज हो जाती है। जो भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ यानी कि इलाज की पद्धतियां जो बनी हैं लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में, वह स्टेज के हिसाब से होती हैं। इसमें अगर पहली या दूसरी स्टेज में लंग कैंसर हम डायग्नोस कर लेते हैं तो उस केस में हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी करके इसमें ठीक होने का अच्छा चांस होता है। बट हम बहुत कम ही केसेस में पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ पाते हैं, क्योंकि पहली दूसरी स्टेज का लंग कैंसर आम तौर पर कोई सिम्टम्स नहीं करता, पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती। पेशेंट को जब तकलीफ़ होने लगती है, जब चेकअप कराया जाता है, तो ज़्यादातर केस में वो तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में पकड़ में आ पाता है। तीसरी स्टेज में जब लंग कैंसर पकड़ में आता है तो उसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है वह कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। तो चौथी स्टेज जब होती है लंग कैंसर की, तो इस स्टेज में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कैंसर को कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए आज की तारीख में 2021 में अनेक प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इन दवाइयों को हम कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है। तो कीमोथेरेपी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, एक ग्रुप है एक जिसमें कम से कम 6 से 8 तरह की दवाइयाँ आती हैं जो लंग कैंसर में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की टारगेटेड थेरेपीज़ आती हैं। तो टारगेटेड थेरेपी क्या होता है? टारगेटेड थेरेपी टैबलेट के माध्यम से होती है, कुछ इंजेक्शन के माध्यम से होती है। तो लंग कैंसर में अगर 100 मरीज़ हैं तो लगभग 25 से 30 में हम लोग टेस्ट करके कुछ टारगेट आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम टैबलेट्स के द्वारा उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। कीमोथेरेपी हर किसी को अनिवार्य नहीं होती, तो उन 25-30% में हम टैबलेट्स देते हैं। उस टैबलेट्स को हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। जो एक तीसरी पद्धति जो चौथी स्टेज के लंग कैंसर में इस्तेमाल की जाती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी भी इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, जैसे कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी से जुड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इम्यूनोथेरेपी में नहीं होते हैं। इम्यूनोथेरेपी भी कुछ सेलेक्ट केसेस ऑफ लंग कैंसर में दी जाती है। ये मोटा मोटा 3 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं, 3 ग्रुप्स हैं जो चौथी स्टेज के लंग कैंसर में दिए जाते हैं। जो एक और इलाज का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है वह है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर मतलब जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को एड्रेस करने के लिए, लक्षणों को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ देना। जैसे किसी को अगर दर्द है तो दर्द की अलग से दवाई दी जाए, खांसी है खांसी की दवाई दी जाए, ब्लड आता है ब्लड उसको कम करने की दवाई दी जाए, सांस फूल रही है या छाती में पानी आ गया है तो पानी निकाला जाए ताकि सांस में आराम हो। तो ये सारे कंपोनेंट सपोर्टिव केयर के एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं चौथी स्टेज के लंग कैंसर में। तो एक बार इसको फिर से संक्षेप में बताऊंगा। पहली या दूसरी स्टेज में सर्जरी, तीसरी स्टेज में कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन, चौथी स्टेज में कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और साथ ही सपोर्टिव केयर है। तो मोटा मोटा इस तरह से हम लंग कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसी के साथ मेरे को जो कहना था मैंने अपनी तरफ से कह दिया है। लंग कैंसर दिवस जो हम कल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इस पे मैं यही संदेश आप सब लोगों को देना चाहूँगा कि लंग कैंसर बहुत हद तक एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इस कैंसर से बचा जा सकता है। 80 से 85% केसेस डायरेक्टली तंबाकू और बीड़ी के सेवन से जुड़े होते हैं। तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट के सेवन से जुड़े होते हैं। तो अगर हम यह अपनी दिनचर्या में हम नहीं ये करेंगे तो हम अपने लंग कैंसर होने के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर लेंगे और पूरी दुनिया में लंग कैंसर का जो बर्डन है वो 80% तक कम हो जाएगा। तो संदेश यही है कि तो अगर कोई ये बीड़ी सिगरेट पीता है तो वह इसको तुरंत ही बंद कर दे। वह ना केवल अपने लिए रिस्क ये बना रहा है बल्कि अपने परिवारजनों के लिए भी ये रिस्क बना रहा है। उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग से परिवारजनों को भी कैंसर होने का रिस्क होता है। तो यही संदेश आपको देना चाहूँगा। आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इससे जुड़े आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो आप अपने को अनम्यूट करके वह सवाल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।